लगाए रख, कितनी भी मुश्किल आए तेरे इस रास्ते में, अपने जुनून की आग को सीने में लगाए रख। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बाबा श्याम की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम इस जर्नी को अब आगे बढ़ाते हैं और अब हम आ गए हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के दिल के अंदर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उसको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का हार्ट कहा जाता है। ठीक है, जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं उसके वीडियो अपलोडेड हैं, उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। जो बेसिक थ्योरी जो जहां से मैंने स्टार्ट किया था, वो वहां से लेके आज तक जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप यूट्यूब चैनल मेरे कृष्णादा इलेक्ट्रिशियन में अपलोडेड हैं। उनको आप अच्छे से देखिए, प्रश्नोत्तरी उनकी लगाइए, क्योंकि उन्हीं प्रश्नोत्तरी में से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो आज हम ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी और आपके दैनिक जीवन की दृष्टि से भी। आपने अपने घरों के आसपास, मोहल्ले या कहीं भी दूर एक ऐसी स्टैटिक युक्ति या यंत्र को देखा होगा जो दो ऐसे खंभों के बीच में रखा होता है, जिसको हम बोलते हैं गांव की भाषा में या नॉर्मल भाषा में डीपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीपी। उसको हम टेक्निकल भाषा में ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्योंकि हम टेक्निकल पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम उसको डीपी ना बोलकर ट्रांसफार्मर बोलेंगे। तो चैप्टर हमारा कौन सा है? ट्रांसफार्मर। उसको हिंदी भाषा में परिणाम मित्र भी कहा जाता है। उसका एक नाम क्या है? परिणाम मित्र। देखिए, जो हमारे एग्जाम होते हैं ना, जैसे रेलवे हो गया, जो बड़े बड़े जो एग्जाम हमारे होते हैं, उसमें वो इंग्लिश शब्द का प्रयोग ना करके बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी भी प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम क्या है, जैसे ट्रांसफार्मर को उन्होंने क्या बोल दिया, वहां पर परिणाम मित्र बोल दिया। अब किसी को पता ही नहीं है ट्रांसफार्मर को क्या बोला जाता है हिंदी में। कुंडलन बोल दिया। वाइंडिंग को क्या बोला जाता है? कुंडलन। अब कुंडलन बोल दिया, अब दोबारा अपन उसको क्या करेंगे, इंग्लिश में जाके ट्रांसलेट करेंगे, तब उतना समय हमारा वहां पर खराब होगा। तो इसीलिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार के शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जो होती है वो शुद्ध हिंदी ही पूछी जाती है। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे इस चैप्टर के ऊपर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर के बारे में कि हमारा ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखिए, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, एक सिंपल सा मैंने डायग्राम बनाया है ट्रांसफार्मर का। देखिए, ट्रांसफार्मर की थोड़ी सी परिभाषा में आपको बता देता हूं। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर जो इनकमिंग जो वोल्टेज होता है, देखिए ट्रांसफार्मर क्या चीज करता है, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाता और बढ़ाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टेज को घटाता और बढ़ाता है। ठीक है, ये कार्य वहां किस प्रकार से करता है, उसमें क्या सिद्धांत होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, बिल्कुल भी माइंड को फ्री करके आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि कुछ भी टफ नहीं है। ट्रांसफार्मर बहुत ही सिंपल चैप्टर है। एक बार आप इसको देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो आपको दोबारा इसको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें कुछ भी चीज इंपॉर्टेंट ऐसी नहीं बचने दूंगा जो कि छूटेगी। ठीक है, आपको सिर्फ इसके भागों को याद करना है, इसके पार्ट्स को याद करना है कि इसके पार्ट्स किस चीज के बने होते हैं और कौन सा पार्ट क्या काम करता है। बस यही है इसमें। सिद्धांत वगैरह सब बहुत सिंपल है, ज्यादा कोई सिद्धांत इसमें कार्य नहीं करते हैं। एक ही सिद्धांत के ऊपर पूरे ट्रांसफार्मर कार्य करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर एक नॉर्मल मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर परिणाम मित्र को। इसमें मेन क्या होता है, हमारी वाइंडिंग्स होती है। क्या होती है? जो वोल्टेज को घटाती और बढ़ाती है। आउटपुट में हमें वोल्टेज अधिक चाहिए कि कम चाहिए, ये कार्य वाइंडिंग्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, ये भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है। ठीक है, इसको स्टैटिक यंत्र भी कहते हैं। कौन सा? स्थैतिक यंत्र। ठीक है, इसको एक स्थैतिक यंत्र भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एक ही जगह पर स्थिर होता है। ठीक है, ये एक स्टैटिक डिवाइस है या युक्ति है जो एक ही जगह स्थिर रहती है। ट्रांसफार्मर को एक जगह पर स्थापित करने के बाद सालों साल वो चलते रहते हैं। उनको किसी प्रकार के कोई अनुरक्षण की, किसी प्रकार के कोई मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है। ये वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने की सबसे सरल युक्ति मानी जाती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर वाइंडिंग। देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये प्राइमरी वाइंडिंग,
ये दिख रही है आपको वाइंडिंग। यहाँ पर वाइंडिंग्स की लपेट की जो संख्या होती है ना, वो हमें आउटपुट वोल्टेज के हिसाब से रखनी होती है। ठीक है, हमें ज्यादा आउटपुट चाहिए तो ज्यादा वाइंडिंग्स करनी पड़ेगी, कम आउटपुट वोल्टेज चाहिए तो कम वाइंडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ईएमएफ जो पैदा होता है वो टर्न्स की संख्या के सीधे समानुपात में होता है। ठीक है, आपने फेराडे का चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया था, जो क्या होता है, जो होता है हमारा E इजिकल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी होता है। ठीक है, तो ये सूत्र के अनुसार ही वाइंडिंग्स यहाँ पर की जाती है। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, E इजिकल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी का मतलब होता है, जो एन हो गया हमारा टर्न्स हो गया, ठीक है, E हो गया कौन सा, ईएमएफ। तो ईएमएफ सीधे किसके समानुपात में है, एन के। ये माइनस चिन्ह मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो ईएमएफ पैदा होता है उसकी दिशा जो होती है वो चुंबकीय फ्लक्स की दिशा के विपरीत होती है, इसलिए इसको माइनस यहाँ पर लगाया जाता है। तो ये माइनस आप अभी छोड़िए, यहाँ पर एन की बात करते हैं हम और ई की। ई हो गया हमारा ईएमएफ, ठीक है, और एन हो गया हमारा टर्न्स की संख्या। तो आप एक बात नोट कर लीजिए, टर्न्स की संख्या जितनी अधिक होगी, ठीक है, टर्न्स की संख्या जितनी अधिक होगी ईएमएफ उतना ही अधिक वहां पर हमें आउटपुट में प्राप्त होगा। और टर्न्स की संख्या जितनी कम होगी, यानी कि लपेटों की संख्या, वाइंडिंग में लपेट की संख्या जितनी कम होगी हमें उतना ही कम ईएमएफ आउटपुट में प्राप्त होगा। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब आपको समझ गया यहाँ पर कि ज्यादा वाइंडिंग अगर मैं करूंगा तो मुझे ज्यादा आउटपुट, यानी कि वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा, और कम वाइंडिंग करूंगा तो वो स्टेप डाउन, यानी कि मुझे कम ईएमएफ पैदा हो रहा है तो वहां पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसमें हम आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें जो होता है ना, ये जो दोनों वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, ये आपस में कनेक्ट नहीं होती है। ठीक है, क्या नहीं होती है, ये आपस में कनेक्ट इलेक्ट्रिकल रूप से कनेक्ट नहीं होती है, मैग्नेटिक फील्ड के रूप से कनेक्ट हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल रूप से ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से कहीं भी ज्वाइंट नहीं होती है। अब भैया आप बोलेंगे ये जब ज्वाइंट नहीं होती है तो इसका ईएमएफ इसमें कैसे जाएगा, इसमें अगर मैं एसी सप्लाई देता हूं तो इसमें कैसे ईएमएफ पैदा हो जाएगा, तो वो होता है फेराडे के म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर। कौन सा सिद्धांत होता है वो, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, ये याद रखना आप, इसको हम अन्योन्य प्रेरण भी बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण भी बोले। ठीक है, या परस्पर प्रेरण भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परस्पर प्रेरण, प्रेरण भी इसको हम कह सकते हैं। तो यहां पर आप समझ गए वाइंडिंग के बारे में आपको बता दिया। अब ये वाइंडिंग जब जुड़ी नहीं होगी तो किस सिद्धांत पे कार्य करेगी, फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो अन्योन्य प्रेरण है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है ये ट्रांसफार्मर। ठीक है, यहां पर क्या होगा, देखिए इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी भी एक प्राइमरी वाइंडिंग में, इस प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई टर्मिनल के माध्यम से जब इसके अंदर सप्लाई दी जाती है तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ठीक है, क्या होता है इसके चारों ओर, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग के जो टर्न्स होते हैं ना, जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स में इन टर्न्स को काटता है। क्या करता है, इन टर्न्स, इसके इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को काटते हैं, जिससे इसके अंदर ईएमएफ पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है, ईएमएफ पैदा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो अन्योन्य प्रेरण ये होता है कि इसमें जैसे ही मैंने सप्लाई दी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ, जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग में जो टर्न्स होंगे, जो क्वाइलें होंगी, उनके टर्न्स को वहां काटता है, जिससे इसमें ईएमएफ पैदा होता है, बिना कोई पार्ट्स के घूमे हुए। ठीक है, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र ही यहाँ पर घूमता है जो सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस्ड कर देता है। ठीक है, चलिए अभी आप थोड़ा सा ईएमएफ का शब्द आ गया तो मैं थोड़ा ईएमएफ बता दूं कि ईएमएफ और वोल्टेज में क्या अंतर होता है। देखिए ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और एक वोल्टेज, इसमें अंतर होता है, ये दोनों एक ही नहीं है। ठीक है, देखिए ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि ईएमएफ कब पैदा होगा, जब हम इन ये है लोड। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग तरफ हम क्या देते हैं, लोड देते हैं। जब इस लोड में धारा प्रवाहित नहीं होगी, जब इस लोड में धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है इस वाइंडिंग में, तब हम वो जो वोल्टेज होता है उसको हम ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, तो नो लोड पर क्या बोलेंगे, ईएमएफ। और जैसे ही इन टर्मिनल को मैंने लोड से कनेक्ट कर दिया तो इसमें धारा बहने लगती है,
फिर वहां पर ये वोल्टेज कहने लगता है। उसको क्या कहा जाता है? वहां पर वोल्टेज कहने लगते हैं। इसीलिए ईएमएफ और वोल्टेज में थोड़ा सा अंतर यही होता है कि जब नो लोड यानी कि धारा नहीं बह रही है सेकेंडरी वाइंडिंग में, तो उसको हम ईएमएफ कहते हैं। और जब इसमें धारा बहने लगेगी, किसी भी लोड से ये संयुक्त हो जाएगा, उसके बाद में हम इसे यहाँ पर वोल्टेज कहने लगते हैं। वोल्टेज दो पॉइंटों के बीच का विभवांतर वहां पर कहा जाता है जब लोड वहां पर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये ईएमएफ और वोल्टेज में अंतर हो गया। चलिए, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर वाइंडिंग्स के बारे में। तो पहली हमारी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। अब यहाँ पर देखिए, मुझे किस प्रकार का आउटपुट चाहिए है, स्टेप अप चाहिए है कि स्टेप डाउन चाहिए है। अगर मुझे यहाँ पर कम वोल्टेज को बढ़ाना है तो मुझे यहाँ पर लपेटों की संख्या ज्यादा रखनी पड़ेगी, यानी कि टर्न्स की संख्या ज्यादा रखनी पड़ेगी। मुझे अगर वोल्टेज को घटाना है तो यहाँ पर लपेट, जो यहाँ पर कुंडली है ना, ये टर्न्स है, इनकी संख्या को कम करना होगा, जिससे मुझे कम आउटपुट यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत हो गया, प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी दूसरा जो है वो होती है कोर। ठीक है, क्या होती है? इसके बाद आपको दिख रही है कोर, लेमिनेटेड स्टील की कोर होती है, जिसके ऊपर इन वाइंडिंग्स को किया जाता है। ठीक है, जिसके ऊपर क्या है, ये जो कुंडली होती है, जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, इसके ऊपर इसको रख दिया जाता है। ये जो लेमिनेटेड स्टील कोर होती है, ये चुंबकीय क्षेत्र को एक समान पथ प्रदान करती है। ठीक है, इसकी प्रेरण क्षमता को बढ़ाती है। इसको लेमिनेटेड कोर स्टील की बनाई जाती है, पतली पतली पत्तियां होती हैं। 0.35 से लेके 0.35 mm से लेके 0.50 mm तक की ये लेमिनेटेड स्टील की यहाँ पर पत्तियों का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अगर 50 हर्ट्ज की सप्लाई में कर रहा हूं मैं कार्य तो मुझे 0.35 mm, और अगर 25 हर्ट्ज की सप्लाई कर रहा हूं तो मुझे 0.50 mm की पत्तियां उपयोग करनी होगी। ये भी आप थोड़ा सा नोट कर लेना अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ये लेमिनेटेड स्टील की जो कोर होती हैं, ये एक दूसरे से इंसुलेटेड होती हैं। ठीक है, किस रूप, इलेक्ट्रिकल रूप से एक दूसरे से इंसुलेटेड होकर के चिपका दी जाती है एक दूसरे के ऊपर, जिससे एक मोटी कोर तैयार हो जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, तो यहाँ पर हिस्टैरिसीस लॉस और एडी धारा लॉस को बहुत कम करने के लिए, हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए इसको लेमिनेटेड बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक लोहे का पूरा एक ठोस कोर भी प्रयोग कर सकता था, नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता हूं? क्योंकि इसके लिए मुझे यहाँ पर हिस्टैरिसीस लॉस यहाँ पर होगा। ठीक है, हिस्टैरिसीस हानि होगी। हिस्टैरिसीस हानि क्या होती है उसके बारे में भी हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए यहाँ पर इस कोर को पतली पतली छोटी छोटी लेमिनेटेड स्टील कोर को चिपका करके बनाया जाता है, उसको हम कोर कहते हैं। यह मैग्नेटिक फील्ड को एक समान पथ प्रदान करती है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं को। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं लेमिनेटेड कोर हो गई हमारी। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक पूरा एक टैंक होता है। क्या होता है? उसको हम टैंक बोल सकते हैं। पूरा एक खोल होता है, उस टैंक में इस लेमिनेटेड कोर और वाइंडिंग को रखा जाता है। ये चित्र आपको दिख रहा है, इसके ऊपर का जो दिख रहा है ना आपको पूरा हिस्सा, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर टैंक। क्या बोलते हैं इसको? टैंक। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऑयल भरा होता है, ट्रांसफार्मर का ऑयल भरा होता है। जो ऑयल होता है, ये इंसुलेशन का कार्य भी करता है। किसका कार्य करता है? इंसुलेशन का। और दूसरा ये कूलिंग का कार्य भी करता है। काय का? कूलिंग का। ये जो होता है, ये जो लेमिनेटेड जो कोर होती है, जो वाइंडिंग्स होती है, इनके बीच में कूलिंग का भी कार्य करेगा और इंसुलेशन का कार्य भी करता है, जो बॉडी को कॉइल से अलग करता है। और यहाँ पर जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में भी इंसुलेशन का कार्य यहाँ पर ये करता है। इसको बोलते हैं हम ये बहुत ही कास्ट आयरन का बनाया हुआ खोल होता है। ठीक है, चलिए, इसके बाद में ट्रांसफार्मर के ऊपर जो टर्मिनल्स निकले होते हैं, हम उन टर्मिनल्स के बारे में बात करते हैं। ये चित्र में आपको यहाँ पर देखिए, ऊपर दिख रहा है टर्मिनल्स, ये 3 इधर और 3 इधर, चार दिख रहे हैं, 3 4। देखिए 3 और 3 भी होते हैं, 3 और 4 भी होते हैं। ठीक है, वो अलग अलग ट्रांसफार्मर के उद्देश्य लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 और 3 की बात कर लेता हूँ। जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, उसके टर्मिनल जो होते हैं वो इनकमिंग टर्मिनल होते हैं, जहां से सप्लाई दी जाती है। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्मिनल को हम आउटपुट टर्मिनल कहते हैं, जहां से हम सप्लाई लेते हैं या ऊर्जा को लेते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का कार्य ही होता है ऊर्जा को स्थानांतरित करने का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर वाइंडिंग्स के बारे में पढ़ लिया, इसके
कोर के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, और यहाँ पर टैंक जो होता है वो भी बता दिया मैं आपको, टर्मिनल्स बता दिया। ये इसके लगभग मुख्य पार्ट होते हैं जो एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर में होता है। अगर छोटा भी ट्रांसफार्मर है सिंगल फेज तो उसमें भी सिर्फ इतनी ही चीजें होती हैं। अब व्यापारिक स्तर पर अगर हम उपयोग करते हैं, इसे आप पावर हाउस में देखते हैं। कहाँ देखते हैं? जो सब स्टेशन बने हैं आपके, पावर हाउस बने होते हैं, उनमें आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, उनके ऊपर गोल टैंक होता है, ठीक है, फैन भी लगे होते हैं। तो वो चीज अलग है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि व्यापारिक रूप से जो ट्रांसफार्मर उपयोग किए जाते हैं उसमें कितने कितने प्रकार के भाग होते हैं। ये एक जनरल सी जानकारी है ट्रांसफार्मर के विषय में कि ट्रांसफार्मर में इस प्रकार से कुछ चीजें होती हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक बेसिक चीजें हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे इसके आगे कि आगे इसमें क्या लैमिनेट कोर कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, वाइंडिंग्स कितने प्रकार की होती हैं, ऑयल कितने प्रकार का होता है, जो ऑयल हम उसमें उपयोग करते हैं, ये सब चीजें भी हम वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर स्टील कोर ट्रांसफार्मर का जो कार्य होता है वो मैंने आपको बताया है कि वोल्टेज को घटाना और बढ़ाना होता है, ठीक है। लेकिन देखिए एक ट्रांसफार्मर ऐसा भी होता है जो ना तो वोल्टेज को घटाता है ना ही बढ़ाता है, सेम रखता है। अब भैया जब अगर इनपुट वोल्टेज भी सेम है और आउटपुट वोल्टेज भी सेम है तो उस ट्रांसफार्मर की आवश्यकता क्यों है? देखिए उस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। ये आप नोट कर लेना, ये ट्रांसफार्मर कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर इस प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होता है ये ना तो वोल्टेज को घटाता है और ना ही वोल्टेज को बढ़ाता है, ये सेम ही रखता है। इसका देखिए प्रयोग इसलिए करना आवश्यक है क्योंकि आपने देखा होगा इसमें क्या, जब कोई इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जैसे टीवी है, कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है, उसमें इस प्रकार का ट्रांसफार्मर इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि वहां पर अधिक शोर या कंपन, जो कंपन होता है ना, आपने कभी कभी देखा होगा कंपन करने लगता है, खर्र की आवाज करता है इस प्रकार से, तो वो आवाज को कम करने के लिए यहाँ पर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। इसकी विशेषता यह होती है कि ये ट्रांसफार्मर अर्थ नहीं होता है, ठीक है, ग्राउंड नहीं होता है, इसीलिए इस ट्रांसफार्मर में किसी प्रकार का कोई भी थर्ड टर्मिनल नहीं होता है और यहाँ ना वोल्टेज को घटाता है, ना डाउन करता है, ना बढ़ाता है, ठीक है। इसका प्रयोग आइसोलेशन प्रकार का ट्रांसफार्मर का प्रयोग कंपन या शोर को दूर करने के लिए और सुरक्षा की दृष्टि से भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। एक तो आप लिख लेना इसको कंपन या शोर को दूर करने के लिए, और दूसरा सुरक्षात्मक दृष्टि से भी इसका उपयोग किया जाता है। एग्जाम में अधिकतर पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग कंपन या शोर को दूर करने के लिए किया जाता, तो किसका प्रयोग किया जाता है? आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको एक चीज बताई थी यहाँ पे कि जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर की और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो किसी प्रकार से एक दूसरे से संयोजित नहीं होती है इलेक्ट्रिकल रूप से, सिवाय ऑटो ट्रांसफार्मर को छोड़ के, ठीक है। आपने नाम सुना होगा ऑटो ट्रांसफार्मर, जो स्टेबलाइजर वगैरह में यूज होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है वो हमारा जो इसमें सिर्फ क्या होती है, एक ही प्रकार की वाइंडिंग होती है, उसी वाइंडिंग को हम प्राइमरी के रूप में उपयोग करते हैं और उसी वाइंडिंग को ही सेकेंडरी के रूप में उपयोग करते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांसफार्मर के बीच में से इस प्रकार से टैपिंग्स निकाल ली जाती है, ठीक है, और उसी को प्राइमरी और उसी को सेकेंडरी प्रकार से उपयोग किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रिकली रूप से ये वाइंडिंग एक ही होती है। तो ये जो मैंने आपको बताया था ना कि ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होती है, इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें एक ही वाइंडिंग कनेक्ट होती है जो ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है, ठीक है। चलिए अब हम इन ट्रांसफार्मरों के बारे में पढ़ लेते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन मतलब इनके प्रकार अलग अलग है। देखिए वोल्टेज के आधार पर अलग प्रकार से प्रयोग किया जाता है, कोर के आधार पर अलग प्रयोग किया जाता है, आउटपुट शक्ति के आधार पर अलग प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है, और वाइंडिंग के हिसाब से भी, कोरों के हिसाब से भी अलग ट्रांसफार्मर होते हैं। तो सबसे पहले हम पलटे हैं वोल्टेज के आधार पर, आउटपुट जो वोल्टेज हमें कौन कैसी चाहिए है, कम चाहिए है कि अधिक चाहिए, उसके आधार पर ट्रांसफार्मर की बनावट किस प्रकार की होती है। तो आउटपुट वोल्टेज के आधार पर अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर होते हैं हमारे दो प्रकार के, ठीक है। एक होता है अपचायक ट्रांसफार्मर
ठीक है। अपचायक का मतलब ये होता है स्टेप डाउन, यानी कि वोल्टेज को कम करके देता है ये। एक होता है हमारा उच्चायक ट्रांसफार्मर, जो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है, जो हमें वोल्टेज को बढ़ा करके देता है। यानी कि सबसे पहले हम चलिए बात करते हैं अपचायक ट्रांसफार्मर। देखिए इसमें वही कोर, वही वाइंडिंग मैंने आपको बताई थी, वही सब इसमें इसके भाग होते हैं। देखिए अब इन दोनों में अंतर देखिए, आपको सबसे पहला अंतर कौन सा दिख रहा है यहाँ पर, आप चित्र 1 को देखिए और चित्र 2 को देखिए, दूसरे को। इसमें आपको सबसे पहले अंतर वाइंडिंग्स का दिख रहा होगा, ठीक है, वाइंडिंग्स का दिख रहा है, तो यही इसका मुख्य अंतर कहलाता है, ठीक है। अपचायक ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें जो लपेट की संख्या होती है, याद रखना आप, में स्टेप डाउन की बात कर रहा हूं, ठीक है, उसमें जो लपेट की संख्या, प्राइमरी वाइंडिंग की संख्या जो होती है वो सेकेंडरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या से अधिक होती है। देखिए मैंने आपको बताया था चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार E इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन डी फाई बाई डी टी होता है। यानी कि जो प्रेरित ईएमएफ होता है वो टर्न्स की संख्या के सीधे समानुपात में होता है। यानी कि जितने ज्यादा टर्न्स की संख्या होगी ईएमएफ भी मेरा उतना ही बढ़ेगा। ईएमएफ का मतलब क्या होता है, यही वोल्टेज, ठीक है, और यहाँ पर टर्न्स, ये क्या हो गए, टर्न्स की संख्या हो गई। तो टर्न्स की संख्या यहाँ पर कम है, तो मतलब मुझे वोल्टेज क्या मिलेगा, यहाँ पर कम मिलेगा, यानी कि ये स्टेप डाउन हो गया। यानी कि इस साइड अगर मैं हाई वोल्टेज दे रहा हूं तो आउटसाइड यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग में मुझे लो वोल्टेज प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या अधिक रखी जाती है और इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग की संख्या क्या रखी जाती है, कम रखी जाती है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। ये ट्रांसफार्मर जो होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। कौन से ट्रांसफार्मर कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आपके घरों में या मोहल्लों में जो ट्रांसफार्मर रखे होते हैं ना, वो ट्रांसफार्मर, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर रखे जाते हैं। इसमें डेल्टा स्टार संयोजन होता है। कौन सा होता है, डेल्टा स्टार, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग में एक न्यूट्रल पॉइंट भी निकाला जाता है। कौन सा पॉइंट होता है इसमें, इसमें न्यूट्रल पॉइंट भी होता है। देखिए ये सब चीजें आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कौन सा कहलाता है आपका, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। प्राइमरी वाइंडिंग में लपेट की संख्या जो होती है, टर्न्स की संख्या, वो सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या से अधिक होती है। इनका उपयोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में किया जाता है, ठीक है। जो हमारे मोहल्लों में, घरों में, जिससे हम लाइट हमारे घरों में आती है ना, जो 11 केवी को सीधा 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, वो कहलाता है स्टेप। देखिए 11 केवी थी, यानी कि 11,000 वोल्ट था, 11,000 वोल्ट को उसने 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो भाई यहाँ पर सीधी सी बात अपने को ये दिख रही है कि 11,000 की वोल्ट की सप्लाई को जब इसने 440 वोल्ट कर दिया है, तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर कौन सा होगा, वो स्टेप डाउन ही होगा ना। डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे होता है। यानी कि 11 केवी को सीधा उसने 440 वोल्ट में यहाँ पर बदल दिया। 11 केवी को सीधा आउटपुट में कितना बदल दिया, 440 वोल्ट बदल दिया। तो ये ट्रांसफार्मर ही हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वहां पर ये ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारा अपचायक या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दूसरा ट्रांसफार्मर में हम आते हैं उच्चायक ट्रांसफार्मर, इसको बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, उच्चायक ट्रांसफार्मर, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देखिए जहां पर बिजली बनती है ना, जहां पर बिजली बनाई जाती है वहां पर इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर नहीं आते हैं, इनका उपयोग व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। देखिए इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रही है, प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स की संख्या से कम रखी जाती है, क्योंकि टर्न्स की संख्या जितनी अधिक होगी हमें ईएमएफ ज्यादा प्राप्त करना है, यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा प्राप्त करना है, तो टर्न्स की संख्या ज्यादा कर दो, क्योंकि यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। वाइंडिंग के अनुसार ही ट्रांसफार्मर का नाम रखा जाता है, उसकी पहचान की जाती है कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या अधिक रखेगी तो हमें यहाँ पर हाई वोल्टेज प्राप्त होगा, ठीक है, आउटपुट पर। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, इस प्रकार ट्रांसफार्मर जहां पे जनरेशन होता है ना, जहां पे बिजली बनती है वहां पर इस प्रकार के ट्रांसफार्मर उपयोग किए जाते हैं। जो वहां पर जैसे मान के चलिए हाइड्रो पावर प्लांट है, जहां पर टरबाइंस के माध्यम से बिजली बनकर अल्टरनेटर में पहुंचती है, कितने केवी की पहुंचती है, 11 केवी तक की भारत के अंदर सप्लाई बनाई जाती है, उत्पन्न की जाती है। उसको यहाँ पर 66 केवी, 132 केवी, ठीक है, 440 केवी,
या 765 केवी तक बढ़ाने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर नहीं कहलाते हैं। इनको एक और नाम दिया जाता है पीटीआर, यानी कि पावर ट्रांसफार्मर होते हैं। ये कौन से होते हैं? पावर डीटी, पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर। ठीक है, इनको पावर ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है, जो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। इनको उच्चायक ट्रांसफार्मर, ये हिंदी में भी आपको नाम याद रखना है। ठीक है, स्टेप डाउन यानी कि अपचायक, स्टेप अप यानी कि उच्चायक, उच्चायक ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये वोल्टेज को हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलते हैं। यानी कि यहां से अगर मैं इनकमिंग दूंगा 11 केवी, तो मुझे आउटपुट में वाइंडिंग की टर्न्स की संख्या के आधार पर ही मुझे ईएमएफ प्राप्त होगा। ठीक है, 66 केवी करना है, 66 केवी, 132, 440, 765, जो भी मुझे वहां पर वोल्टेज चाहिएगा, ईएमएफ चाहिएगा, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या को बढ़ाता जाऊंगा और मुझे वहां पर अधिक वोल्टेज वहां पर प्राप्त होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिद्धांत कार्य करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत कार्य करता है, E = -N dφ/dt, ये फ्लक्स में परिवर्तन की दर है। ठीक है, चलिए ये हो गए हमारे आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ये ट्रांसफार्मर हो गए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर। चलिए अब हम बात करते हैं कोर के टाइप में। देखिए ये तो हो गया हमारा वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर। अब हम बात करेंगे कोर। देखिए कोर कितने प्रकार की उसमें हम प्रयोग करते हैं, तो अब हम चलिए बात करते हैं कोर के आधार पर ट्रांसफार्मरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पर कोर के आधार पर अगर हम ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण करेंगे, तो कोर के आधार पर यहाँ पर 3 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है, चित्र आपको दिख रहे हैं। सबसे पहला होता है हमारा शेल प्रकार का ट्रांसफार्मर, कुछ इस प्रकार से दिखता है। कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर इस प्रकार से वाइंडिंग की जाती है कोर प्रकार के में, और बेरी टाइप ट्रांसफार्मर जो उसके अंदर की जो वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर, वो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, बेलनाकार टाइप में होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए तीनों की कार्यप्रणाली अलग अलग प्रकार की होती है। तीनों ही ट्रांसफार्मर का अपना अलग एक महत्व होता है, अपनी अलग एक क्वालिटी है, किसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है वो आप ये देखिए। सब कुछ ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं, ये एक वजन, आकार और आउटपुट वोल्टेज के आधार पर भी भिन्न होते हैं, शक्ति के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर। देखिए इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में जो मध्य भुजा होती है ना, ये आपको दिख रही है, इसी के ऊपर दोनों वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, दोनों ही एक ही भुजा पर स्थापित होती है। ठीक है, इसके बीच की जो भुजा होगी ना, ये देखिए आपको चित्र दिख रहा है स्क्रीन पर, इस प्रकार का ट्रांसफार्मर सेल टाइप ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसमें बीच में ही क्या होता है, अंदर की ओर प्राइमरी वाइंडिंग कर दी जाती है और उसी वाइंडिंग के ऊपर की ओर सेकेंडरी वाइंडिंग कर दी जाती है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम सिंगल फेज सप्लाई के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमें लो वोल्टेज पर हाई पावर मिल जाता है। आउटपुट में हाई पावर यानी कि उच्च पावर यहाँ पर प्राप्त करने के लिए, उच्च शक्ति प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। सिंगल फेज, देखिए सिंगल फेज में बहुत कम वोल्टेज होता है, लगभग 230 वोल्टेज होता है। इसीलिए जो इनपुट वोल्टेज होता है हमारा, उसमें हमें कम वोल्टेज पर हाई पावर उपयोग करने के लिए हमें इस प्रकार के ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए ये जो कोर होती है, ये उसमें होता है लोहा, क्या होता है, लोहा होता है। लेकिन इस लोहे में क्या होता है, लगभग 4 से 5% सिलिकॉन मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है, सिलिकॉन मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है और जो एडी धारा लॉस होता है, उसको काफी हद तक कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसी कोर के ऊपर ये वाइंडिंग यहाँ पर स्थापित की जाती है। इसी में प्राइमरी वाइंडिंग ऊपर की ओर और सेकेंडरी वाइंडिंग इसके ऊपर स्थापित कर दी जाती है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर प्रायः इस प्रकार के होते हैं। इसमें हमें कम वोल्टेज पर उच्च शक्ति, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछता है, कम वोल्टेज पर उच्च शक्ति, ठीक है, कम वोल्टेज पर उच्च शक्ति प्राप्त करने के लिए इस सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें जो मध्य भुजा होती है, इसी पर ही हम क्या होता है यहाँ पर वाइंडिंग करते हैं। इसका आकार देखिए EI प्रकार का हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसका जो आकार होता है वो M प्रकार का भी हो सकता है और TU प्रकार का भी इसका आकार होता है। ठीक है, E प्रकार का किस प्रकार से होगा, देखिए EI प्रकार का, ठीक है, EI प्रकार का, जैसे इस प्रकार से मैं वाइंडिंग कर दूं यहाँ पर, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से इसका आकार भी हो जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है, तो इसकी मध्य भुजा पर ही वाइंडिंग यहाँ पर की जाती है। ठीक है, चलिए एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो चुंबकीय मार्ग होते हैं, देखिए जो चुंबकीय मार्ग होते हैं, चुंबकीय मार्ग यहाँ पर इस सेल टाइप में
जो ये सेल टाइप है इसमें दो समांतर मार्ग होते हैं चुंबकीय क्षेत्र के। किसके? चुंबकीय क्षेत्र के दो समांतर मार्ग होते हैं। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में चुंबकीय बल रेखाओं के लिए प्रायः दो समांतर मार्ग होते हैं या पथ या रास्ते होते हैं, तो वो होते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर में होते हैं। ठीक है, दो समांतर पथ यहाँ पर इन चुंबकीय बल रेखाओं को गुजरने के लिए मार्ग प्रदान किया जाता है। कितने? दो किए जाते हैं। ठीक है, दो यहाँ पर समांतर मार्ग इनके लिए होते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर के। कोर प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें देखिए यहाँ पर आपको दो प्रकार की यहाँ पर दो दिख रहे हैं, यहाँ पर ये वाइंडिंग अलग अलग। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में एक ही कोर पर या एक ही भुजा पर, मध्य भुजा पर दोनों वाइंडिंग की जाती है। इसमें इसकी दोनों भुजाओं पर अलग अलग वाइंडिंग की जाती है, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग इस भुजा पर और सेकेंडरी वाइंडिंग इस भुजा पर कर दी जाती है। ठीक है, इस प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होता है वो हमें जो होता है उच्च वोल्टेज पर, देखिए उच्च वोल्टेज होता है इसका, पर हमें कम पावर प्राप्त करना है, जहां पर कम पावर प्राप्त करना है वहां पर हम इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें जो चुंबकीय मार्ग होता है, जो चुंबकीय मार्ग, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, इसमें कितना होता है? इसमें एक होता है चुंबकीय, यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं को गुजरने के लिए सिर्फ एक ही पथ यहाँ पर या एक ही रास्ता यहाँ पर होता है। इसमें कितने रास्ते होते हैं? इसमें दो रास्ते होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें चुंबकीय बल रेखाओं को गुजरने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता प्रदान किया जाता है। इसका उपयोग उच्च वोल्टेज पर निम्न पावर या कम पावर प्राप्त करने के लिए इन कोर प्रकार के ट्रांसफार्मरों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। देखिए यहाँ पर ये एल प्रकार के भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या प्रकार के होते हैं? एल और यू प्रकार के भी हो सकते हैं। किस प्रकार के? ये यू प्रकार के भी ट्रांसफार्मर यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर यू और एल प्रकार के ट्रांसफार्मर यहाँ पर कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी दोनों भुजाओं पर क्या होती है? प्राइमरी वाइंडिंग पहली भुजा पर, सेकेंडरी वाइंडिंग दूसरी भुजा पर, यहाँ पर की अलग अलग भुजाओं पर की जाती है। ठीक है, लेकिन जो हमारे सेल टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें एक ही भुजा पर प्राइमरी वाइंडिंग और उसी भुजा पर सेकेंडरी वाइंडिंग की जाती है और इसका उपयोग कम वोल्टेज पर उच्च आउटपुट शक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च वोल्टेज पर कम पावर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अधिकतर वर्तमान समय में इन दोनों ही प्रकार के ट्रांसफार्मरों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो बेरी टाइप ट्रांसफार्मर होता है इसकी संरचना बहुत ही जटिल होती है। देखिए इस प्रकार का ट्रांसफार्मर जो होता है, सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर जो वाइंडिंग होती है ना, वो इन कोर के द्वारा ढकी होती है। तो पहले हमें क्या होता है, इन कोर को यहाँ पर खोलने के बाद इस वाइंडिंग को निकालना होता है। ठीक है, थोड़ा इसका कार्य जटिल होता है, लेकिन इस प्रकार की वाइंडिंग, जो कोर प्रकार की वाइंडिंग है, इसमें जो वाइंडिंग के द्वारा इस कोर को पूरा ढक दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको अगर इसकी मरम्मत करना है वाइंडिंग की, तो हम इसको बाहर से ही मरम्मत इसकी कर सकते हैं। ये सुविधाएं इनमें होती है। लेकिन बेरी टाइप ट्रांसफार्मर की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, बेलनाकार, कि इसमें पूरी वाइंडिंग जो होती है चारों ओर से अलग अलग आयताकार इस प्रकार से उसमें बने होते हैं। इसीलिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पर इसको निकालने के लिए पहले इन सभी को खोलना होगा अलग अलग। ये जो कोर होती है ना बाहर, इसको खोलना होता है, क्योंकि इसमें चुंबकीय मार्ग भी अनेक होते हैं। ठीक है, चुंबकीय मार्ग अनेक होते हैं। देखिए ये ट्रांसफार्मर एक हिसाब से सही भी कहलाता है, क्योंकि जितने ज्यादा यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग होते हैं ना, उतने ही चुंबकीय लीकेज, जो लीकेज होता है ना, उसका मान कम होता है। चुंबकीय लीकेज, फ्लक्स लीकेज का मान कम होता है। तो बेरी टाइप ट्रांसफार्मर, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर आपको देखने को प्रायः मिल जाएंगे। इसका प्रयोग अधिकतर आज के समय में तो हालांकि नहीं किया जाता है, क्योंकि इसकी संरचना बहुत ही जटिल होती है। इसीलिए कोर प्रकार के और सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर ही प्रयोग किए जाते हैं। जहां पर हमें कम वोल्टेज चाहिए होता है या कम पावर चाहिए होता है, वहां पर कोर लगा दीजिए। जहां पर हमें अधिक पावर चाहिए वहां पर आप सेल टाइप ट्रांसफार्मर को, कोर का उपयोग कर लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए बेरी टाइप में भी आपको मैं यही बता देता हूं कि इस प्रकार के जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो जो होते हैं जहां पर हमें क्या होता है, लीकेज मान कम जहां पर चाहिए होता है, जहां पर लीकेज फ्लक्स जो होता है वो कम चाहिए होता है, वहां पर इनका प्रयोग हमें किया जाता है।
ठीक है, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर वहां पर प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय मार्ग याद रखना आप, इसमें कई प्रकार के चुंबकीय मार्ग होते हैं जिसके कारण से यहाँ पर लीकेज जो फ्लक्स होता है उसका मान भी यहाँ पर कम होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमें कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर। तो ये तीनों प्रकार के ट्रांसफार्मर के बारे में आपको ज्ञात होना चाहिए। या तो आपको वो चित्र दे देगा, वो बोल देगा इसमें दिखाया गया चित्र किस प्रकार के ट्रांसफार्मर है, कोर टाइप है कि बेरी टाइप है कि सेल टाइप है। ठीक है, तो आपको सेल टाइप ट्रांसफार्मर और कोर टाइप ट्रांसफार्मर दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में एक ही भुजा पर दोनों वाइंडिंग होती है। कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर में दोनों ही अलग भुजाओं पर अलग अलग वाइंडिंग होती है। इसमें चुंबकीय फ्लक्स के लिए सिर्फ यहाँ पर क्या होते हैं, दो मार्ग होते हैं। ठीक है, एक दो मार्ग होते हैं। ठीक है, इसमें चुंबकीय फ्लक्स को जाने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग यहाँ पर होता है। ठीक है, ये अंतर भी आपको याद करना है। इसका जो उपयोग होता है यहाँ पर कम वोल्टेज में अधिक पावर या अधिक आउटपुट शक्ति प्राप्त करने के लिए सेल टाइप का प्रयोग, कोर टाइप ट्रांसफार्मर का उपयोग कम उच्च वोल्टेज पर कम आउटपुट शक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये अंतर भी आपको नोट करके रखना है। चलिए अब देखते हैं इसमें हम आगे। तो ये हो गए हमारे वोल्टेज के आधार पर और कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर। अब हम बात करेंगे फेजों की संख्या के आधार पर। देखिए, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर भी होते हैं और थ्री फेज ट्रांसफार्मर भी। दो प्रकार के फेज होते हैं, एक होता है सिंगल फेज और एक होते हैं थ्री फेज। तो इन दोनों ही प्रकार के ट्रांसफार्मर के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक चित्र दिख रहा है यहाँ पर, ये चित्र है आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का। ठीक है, कितने फेज ट्रांसफार्मर का, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का यहाँ पर ये चित्र आपको दिख रहा है। इसका उपयोग अधिकतर बहुत ही कम वोल्टेज के लिए किया जाता है, यानी कि हमारे घरों में जो रेडियो, ठीक है, रेडियो रिसीवर, ठीक है, रिसीवर होता है या टीवी होता है। ठीक है, इन सब में लगभग इन्हीं सिंगल फेज ट्रांसफार्मरों का उपयोग किया जाता है। देखिए, आपने अधिकतर देखा होगा जब भी जो टीवी होती है उसकी प्लेट खुलती है तो उसको हम सामान्य भाषा में एलीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलीमीटर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर उसका नाम क्या है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है। इस प्रकार का होता है वो। इसके बीच वाले कोर में यहाँ पर देखिए वाइंडिंग की जाती है। देखिए, मध्य वाली कोर में वाइंडिंग किया जाना मतलब किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है, ये सेल टाइप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना किस टाइप का ट्रांसफार्मर है ये है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसमें चुंबकीय पथ कितने होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज भी आपको साथ साथ लेकर के चलनी है कि इस प्रकार ट्रांसफार्मर मैंने बनाया है तो इसकी मध्य वाली भुजा पर वाइंडिंग की हुई है, इसी के अंदर प्राइमरी वाइंडिंग, ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, और इसी को एसी सप्लाई यहाँ पर दी जाती है। तो ये हो गया हमारा। अधिकतर जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हम प्रयोग करते हैं वो सेल टाइप या कोर टाइप दोनों प्रकार से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल टाइप ही प्रयोग करेंगे, सेल टाइप या कोर टाइप दोनों ही प्रकार के ट्रांसफार्मर हम यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, सेल या कोर। ठीक है, लेकिन अधिकतर क्या है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो सिंगल फेज प्रणाली में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो 230 वोल्ट सप्लाई के लिए प्रयोग किए जाते हैं लगभग। ठीक है, इसको आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो ये है हमारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों ही वाइंडिंग इसमें होती है। ठीक है, इसके बीच वाली जो भुजा होती है उसके ऊपर ये वाइंडिंग को किया जाता है। ये चित्र देख लीजिए आप, इस प्रकार से इसको बोलते हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ये जो हमने देखा होगा हमारे टीवी वगैरह में लगा होता है ना ट्रांसफार्मर, ये उस प्रकार का ट्रांसफार्मर यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर के बारे में। अब बात करते हैं हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर की। देखिए, फेजों की संख्या के आधार पर थ्री फेज ट्रांसफार्मर भी होता है। ठीक है, तो देखिए थ्री फेज ट्रांसफार्मर का चित्र लगभग आपको ये ठीक से बना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बनाने की पूरी कोशिश की है। इसमें तीनों कोरों पर ये तीन प्रकार की यहाँ पर वाइंडिंग होती है। चित्र भी आप देख लीजिए, चित्र में भी आपको थ्री फेज ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग दिख रही होगी। ठीक है, इसी प्रकार से लगभग इसकी वाइंडिंग यहाँ पर की जाती है। इसमें क्या होता है, देखिए इसकी प्रत्येक कोर में यहाँ पर तीन प्राइमरी वाइंडिंग होती है और तीन सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ठीक है, जिसके यहाँ पर कितने, यहाँ पर 12 टर्मिनल निकाले जाते हैं। ठीक, कितने टर्मिनल निकाले जाते हैं, 2, 4, 6 और 6, 12 टर्मिनल होते हैं। इनको अलग अलग प्रकार से संयोजित किया जाता है कि हमें किस प्रकार का ट्रांसफार्मर बनाना है। देखिए, ट्रांसफार्मर जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, 11 kV को 66 kV स्टेप अप। ठीक है, 66 kV से 132 kV, 132 से 440, 440 से 765। तो ये इस प्रकार के स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में इनका प्रयोग अधिकतर किया जाता है। जो हमारा जो 11 kV से जो 440 वोल्ट जो बनाता है ना, वो भी थ्री फेज ट्रांसफार्मर ही होता है, लेकिन वो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। कौन सा,
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, तो वो भी 3 फेज प्रकार का ही होता है। देखिए इन 3 फेज ट्रांसफार्मर में संयोजन होते हैं, देखिए या तो वो होते हैं स्टार स्टार, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि स्टार स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा कहाँ पर प्रयोग होते हैं और किस में प्रयोग होते हैं। देखिए स्टार स्टार का संयोजन प्रकार से होता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा स्टार डेल्टा प्रकार से, ठीक है। तीसरा होता है हमारा डेल्टा डेल्टा, डेल्टा डेल्टा। चौथा होता है हमारा डेल्टा स्टार। ये 4 प्रकार से इन 3 फेज ट्रांसफार्मरों की वाइंडिंग को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है स्टार स्टार संयोजन हो सकता है, स्टार डेल्टा संयोजन हो सकता है, डेल्टा स्टार, डेल्टा डेल्टा और डेल्टा स्टार संयोजन, ठीक है। इतने प्रकार से इन 3 फेज वाइंडिंगों को, 3 फेज ट्रांसफार्मर की वाइंडिंगों को जोड़ा जाता है, जहां पर जैसा उपयोग होता है। अगर हमें बिल्कुल ही स्टेप अप ट्रांसफार्मर चाहिए तो वहां पर हम क्या करते हैं, उसको डेल्टा डेल्टा संयोजन में ही जोड़ा जाता है, जिसमें न्यूट्रल बिंदु नहीं होता है, ठीक है। स्टार कनेक्शन जहां आता है वहां पर न्यूट्रल पॉइंट भी होता है। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर मैंने बताया कहां पर प्रयोग होता है, हमें यहाँ पर जहां जनरेशन होता है पावर का, जहां पे बिजली बनती है, वहां पर हम इस प्रकार के 3 फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग वहां पर किया जाता है, ठीक है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग हम घरों में करते हैं रेडियो रिसीवर में, और 3 फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, जो हमारे मोहल्ले में घरों के पास ट्रांसफार्मर लगे होते हैं ना, उनको हम 3 फेज ट्रांसफार्मर ही कहते हैं। वो होता है देखिए 3 फेज 4 वायर प्रणाली के आधार पर, 3 फेज 4 वायर, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे 3 फेज 4 वायर प्रणाली क्या होती है, ठीक है, क्योंकि उसका जो कनेक्शन होता है वो डेल्टा और स्टार कनेक्शन होता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम आगे वहां पर पढ़ेंगे। तो ये हो गए हमारे फेजों के आधार पर ट्रांसफार्मर, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, ये तो हो गए हमारे फेजों के आधार पर। अब हम बात करेंगे आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए आउटपुट क्षमता का मतलब ये होता है कि हमें आउटपुट में कितनी क्षमता चाहिए, कितना वोल्टेज चाहिए, हमें 200 वोल्ट चाहिए, 250 वोल्ट चाहिए, 400 वोल्ट, 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट। तो आउटपुट क्षमता के आधार पर भी इन ट्रांसफार्मरों को निम्न भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हमारा भाग वहां पर आता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ये क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया हुआ ट्रांसफार्मर है। ऑटो ट्रांसफार्मर का मतलब आपने घरों में पहले जब देखा होगा तो एक हम प्रयोग करते हैं स्टेबलाइजर। याद है आपको स्टेबलाइजर क्या करता था, वो वोल्टेज को बढ़ा देता था या घटा देता था, है ना। मैनुअली हम उसका स्विच जब घुमाते थे रोटरी स्विच, तो वोल्टेज हमारा बढ़ जाता था। तो उस देखिए इस प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होता है, देखिए ये आप चित्र देखिए यहाँ पर, इसमें आपको ऑटो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग बताई गई है। इसमें ना तो कोई प्राइमरी वाइंडिंग होती है, ना ही कोई सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। इसमें सिर्फ एक ही प्रकार की वाइंडिंग होती है, वही वाइंडिंग हमारी प्राइमरी का कार्य करती है, ठीक है, वही वाइंडिंग हमारी सेकेंडरी का काम भी करती है। देखिए जो ट्रांसफार्मर अभी तक हमने पढ़े हैं वो आपके फेराडे के म्यूचुअल या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण। लेकिन ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये अन्योन्य प्रेरण पर कार्य नहीं करता है, ये स्वप्रेरण पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है, स्वप्रेरण सिद्धांत पर, क्योंकि इसके पास विद्युत छेदन करने के लिए कोई दूसरी वाइंडिंग या कोर या वाइंडिंग कॉइल नहीं होती है, ये स्वयं ही अपने आप में उत्तेजित होता है, ठीक है। इसके लिए जो ट्रांसफार्मर रेशियो जो होता है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि ट्रांसफार्मर रेशियो का सूत्र क्या होता है। जो हमारे ट्रांसफार्मर अभी तक हमने पढ़े हैं, इसके लिए ट्रांसफार्मर रेशियो का सूत्र वही होता है जो सामान्य प्रकार के ट्रांसफार्मर रेशियो का सूत्र होता है, यानी प्राइमरी की वोल्टेज बटे सेकेंडरी की वोल्टेज, ठीक है, बराबर पर प्राइमरी में टर्न्स की संख्या और सेकेंडरी में टर्न्स की संख्या, ठीक है। ये हमारा ट्रांसफार्मर रेशियो का सूत्र होता है, ट्रांसफार्मर अनुपात का सूत्र होता है। ये सूत्र जो होता है ये सभी प्रकार के ट्रांसफार्मरों के लिए सेम ही होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए भी यही सूत्र होगा, और सामान्य हमारे जो स्टेप डाउन, स्टेप अप या नॉर्मल ट्रांसफार्मर जो होते हैं उनके लिए भी यही सूत्र हम यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। वीपी का मतलब होता है प्राइमरी का वोल्टेज, वीएस का मतलब होता है सेकेंडरी का वोल्टेज, एनपी का मतलब होता है प्राइमरी में टर्न्स की संख्या, और एनएस का मतलब होता है सेकेंडरी में टर्न्स की संख्या। इसको भी आप नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसको आपको उल्टा सीधा नहीं करना है, इसको जैसा ये मैंने लिखा है पी कहाँ आएगा, एस कहाँ आएगा, पी कहाँ, एस कहाँ, उसी प्रकार से आपको इसको लिखना है, ठीक है। इस चीज का आप विशेष यहाँ पर ध्यान, हो गया ट्रांसफार्मर रेशियो। अब देखिए इसमें यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो वाइंडिंग मैंने बोला अभी आपको कि ये प्राइमरी का भी कार्य करेगी और सेकेंडरी का कार्य भी करेगी, तो किस प्रकार से करेगी, आखिर इसमें ऐसा होता क्या है। देखिए यहाँ पर ये आपको दिख रहा है कि मैंने इसमें से कई प्रकार की यहाँ पर ये टैपिंग्स निकाली हुई है, ठीक है, टैपिंग निकाली है।
तो यहाँ पर देखिए, ये अगर मैं टैपिंग का उपयोग करूंगा, अगर मैंने सप्लाई इस तरफ से इस ट्रांसफार्मर को दी, तो देखिए ये जो पूरी वाइंडिंग होगी, ये पूरी वाइंडिंग मेरा किसका कार्य करेगी, प्राइमरी वाइंडिंग का कार्य कर रही है। काय का कार्य कर रही है, प्राइमरी वाइंडिंग का कार्य कर रही है। और ये जो यहाँ पर टैपिंग्स निकाली गई है मैंने अलग से, ये करेगी हमारा सेकेंडरी का काम। काय का काम करेगी, सेकेंडरी वाइंडिंग का कार्य करेगी। ये इतना इतना, ठीक है, ये प्राइमरी वाइंडिंग होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे टर्न्स की संख्या अधिक है, यहाँ पर टर्न्स की संख्या कम है, तो इसका मतलब ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो जाएगा, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर मैं इसकी पूरी वाइंडिंग को प्राइमरी कर दूं और टैपिंग्स को सेकेंडरी कर दूं, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। इसका जस्ट उल्टा देखिए आप, इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, अगर मैं मान लो सेकेंडरी वाइंडिंग को प्राइमरी बना दूं, तो अब ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर जो सेकेंडरी वाइंडिंग ये यानी कि टैपिंग्स है, इनको अगर मैंने प्राइमरी वाइंडिंग बना दिया, इसको अगर मैंने प्राइमरी वाइंडिंग बना दिया, तो ये बन जाएगी मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, अब प्राइमरी वाइंडिंग में लपेट की संख्या कम है, लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग में लपेट की संख्या अधिक है। तो अब ये ट्रांसफार्मर मेरा कौन सा बन जाएगा, उच्चाई ट्रांसफार्मर, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया, यानी कि इसको मैं दोनों ही प्रकार से उपयोग कर सकता हूं। इस ऑटो ट्रांसफार्मर को मैं यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में प्रयोग कर सकता हूं, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में भी मैं इसका उपयोग कर सकता हूं। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग को अगर इसकी वाइंडिंग को अगर मैं प्राइमरी के रूप में उपयोग करूं, तो स्टेप डाउन, और अगर जो टैपिंग्स निकली है यहाँ पर, इन टैपिंगों को अगर मैं प्राइमरी के रूप में इस्तेमाल करूंगा, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का ट्रांसफार्मर देखिए क्या होता है, जहां पर हमें कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है ना, जैसे मान के लिए जो वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है, स्टेबलाइजर जो होता है वोल्टेज स्टेबलाइजर, उसमें इसका प्रयोग होता है। ठीक है, दूसरा जो इंडक्शन मोटरें होती हैं, इंडक्शन मोटरों को प्रारंभ में कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, तो हम इंडक्शन मोटरों में भी इसका प्रयोग करते हैं। और हमारे रेल के जो इंजन होते हैं ना, रेल के जो इंजन होते हैं, ठीक है, रेल का जो इंजन होता है, जो इलेक्ट्रिक वाला होता है, ठीक है, कोयले वाला नहीं, इलेक्ट्रिक वाला जो इंजन होता है, उसमें इस प्रकार के ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब ट्रेन को स्टार्ट करके चला जाता है, तो वहां पर हमें थोड़े से कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जिससे ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ठीक है, इसीलिए वहां पर ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग इस प्रकार से, इसकी प्राइमरी और इसको सेकेंडरी के रूप में वहां पर रेल के इंजन में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर कुछ इस प्रकार के होते हैं। इसकी कार्यविधि होती है, स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसी की वाइंडिंग को सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों वाइंडिंग के रूप में उपयोग कर सकते हैं। स्टेप अप स्टेप डाउन, यहाँ पर ये रोटरी स्विच इस प्रकार से लगा रहता था ना, उस रोटरी स्विच को हम जब घुमाते थे, तो यहाँ पर 190 वोल्ट, 210, 230, 250 वोल्ट पर ले जाकर के वो एंड हो जाता था। तो वो उसकी क्षमता के आधार पर इस ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है। अगर हमें और अधिक वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है, आउटपुट वोल्टेज की, तो इस वाइंडिंग को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 230, 300, 400, 500, 1000, 11000, ये अलग अलग प्रकार से वाइंडिंग यहाँ पर क्षमता के अनुसार ट्रांसफार्मर पहला हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो आउटपुट क्षमता के आधार पर अब हम बात कर लेते हैं अगले ट्रांसफार्मर की। अब पहला जो ट्रांसफार्मर हमने पढ़ चुके हैं वो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर था। ठीक है, दूसरे जो आते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट प्रकार के ट्रांसफार्मर आते हैं। किस प्रकार के, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। आउटपुट क्षमता के आधार पर पहला ट्रांसफार्मर हमने पढ़ा ऑटो ट्रांसफार्मर, दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ये जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धारा ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। धारा ट्रांसफार्मर को शॉर्ट फॉर्म होता है सीटी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का पीटी। देखिए, ये जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का मतलब होता है, जो हमारे मेजरमेंट करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो मापक यंत्र होते हैं, उनमें बहुत कई सौ गुना धारा या कई सौ गुना वोल्टेज को नापने के लिए इस प्रकार के ट्रांसफार्मरों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो 100, 200, 300 एम्पियर की विद्युत धारा है, उसको नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन उसी 100-200 एम्पियर की विद्युत धारा को कम करके नापा जाता है, लेकिन उसके मल्टीपल में नापा जाता है, गुणित 100, 200, 300, इस प्रकार से नापा जाता है। देखिए, इसमें सबसे पहले बात आती है यहाँ पर करंट ट्रांसफार्मर की। देखिए, जो करंट ट्रांसफार्मर जो होता है, वो एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। कौन सा होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर ये क्या होता है, देखिए इसकी जो यहाँ वाइंडिंग आप देख सकते हैं, ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है। ठीक है, ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग में लपेट की संख्या या तो 1-2 होती है,
या सीधा ही एक मोटा तार वहां पर लगा दिया जाता है इसकी प्राइमरी में, जिसमें हम यहाँ पर इसमें जो सप्लाई देते हैं। दूसरी वाइंडिंग जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें लपेटों की संख्या अधिक रखी जाती है। तो सीधी सी बात है, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर इस प्रकार का ट्रांसफार्मर अगर होता है, अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, पहली बात तो है कि धारा ट्रांसफार्मर है, तो इसको हम हमेशा याद रखना आपकी सीरीज में ही उपयोग करते हैं। किसमें? लोड के सीरीज में लगाते हैं इसको। दूसरी चीज आपको ये चीज ध्यान रखना है कि इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में अगर वोल्टेज, ध्यान देना इस चीज को, अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो वहां पे करंट का मान कम हो रहा है। ठीक है, अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो वहां पर धारा का मान कम हो रहा है, यानी कि इसमें देखिए, इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, यानी कि कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज कर रहा है, तो वहां पे धारा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और कितना कम होगा? कई 100 गुना कम हो जाएगा। यानी कि अगर 200 एम्पियर की विद्युत धारा, देखना आप, अगर 200 एम्पियर की इनपुट विद्युत धारा यहाँ पर अगर मैं दे रहा हूं, तो मुझे यहाँ पर आउटपुट में 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्राप्त होगी। ठीक है, आउटपुट में कितनी प्राप्त होगी? 2 एम्पियर की, यानी कि सीधा सीधा 100 गुना कम हो गया। अब ये कम हुई विद्युत धारा को यहाँ पर एक एम्पियर मीटर इसके सीरीज में लगा हुआ है, इसमें नाप लिया जाता है। इसकी परास जो है 0 से 5 एम्पियर तक होती है। ठीक है, जिसे 0 से 150 एम्पियर तक के लिए पैमाना अनुपातिक यहाँ पर अंकित किया जाता है। ठीक है, अनुपातिक होता है, ये आपका ध्यान, ये अभी आपको ध्यान रखना है। इसका पैमाना कैसा होता है? अनुपातिक या रेखिक बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम? रेखिक पैमाना। ठीक है, देखिए, तो करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग, जैसे हमारे जो सब स्टेशन बने होते हैं ना, हम बोलते हैं, जैसे आपने पैनल वगैरह देखे हैं, उसे बोलते हैं कि कौन से फीडर, जो वहां से फीडर निकलते हैं, आउटपुट फीडर, उनमें 50 एम्पियर जा रहा है, 100 एम्पियर जा रहा है, मतलब वो जो सीटी का जो रेशियो होता है ना, ये सीटी रेशियो से बोलते हैं, सीटी रेशियो। सीटी रेशियो मान के चलिए वहां पे लिखा है 500/5 एम्पियर, तो इसका मतलब ये हो गया कि 500 एम्पियर इनपुट को, 500 एम्पियर इनपुट को वो 5 एम्पियर आउटपुट में बदल रहा है। यानी कि अगर 5 एम्पियर मेरे पैनल में दिखा रहा है, तो इसका मतलब उपयोग कितना हो रहा है? 500 एम्पियर की विद्युत धारा उस फेस में, जिस फेस में ये सीटी लगी हुई है, उस फेस में 500 एम्पियर की विद्युत धारा उपयोग हो रही है, जिसे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यानी कि करंट ट्रांसफार्मर 5 एम्पियर में बदल के मुझे वहां पर नापने के लिए, ठीक है, उसको सिर्फ मापक यंत्र में लाने के लिए उसकी उस मात्रा को 100 गुना कम करके मुझे यहाँ पर एम्पियर मीटर में वो बता देता है। ठीक है, इसीलिए इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या हो जाता है, यहाँ पर जो हमारे सब स्टेशन होते हैं, बड़े बड़े पावर सब स्टेशन वगैरह जो भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन जो होते हैं, सब स्टेशन, उनमें इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा धारा ट्रांसफार्मर। इसमें आपको क्या क्या चीज याद रखना है? पहली चीज प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग किस प्रकार की होती है, इनपुट आउटपुट रेशियो क्या इसमें होता है। ठीक है, दूसरा वोल्टेज अगर बढ़ रहा है तो करंट का मान यहाँ पर कम होगा। ये एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को बढ़ाता है। ठीक है, इसको लोड के सीरीज में लगाया जाता है, इसका पैमाना अनुपातिक होता है। ठीक है, 0 से 5 एम्पियर का पैमाना यहाँ पर एम्पियर मीटर में नापा जा सकता है, जिसकी परास होती है 0 से 150 एम्पियर तक, अनुपातिक पैमाना यहाँ पर लगा होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कौन सा ट्रांसफार्मर? करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसको सीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीटी। अब बात करते हैं हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की। सीधा सीधा करंट ट्रांसफार्मर का उल्टा क्या होता है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। यानी कि इसमें प्राइमरी वाइंडिंग कैसी होती है? सीधा एक मोटा तार होगा, या फिर क्या होता है? एक लपेट होती है। इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में ऐसा होता है, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में जैसा होता है, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में वैसा होता है। दोनों में आप कंपेयर कर लीजिए। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में अगर सिंगल तार का वाइंडिंग है, तो इसके सेकेंडरी वाइंडिंग में सिंगल तार का वाइंडिंग है। इसकी सेकेंडरी में अगर अधिक तार का वोल्ट, अधिक तार की लपेट है, तो इसकी प्राइमरी में अधिक तार की लपेट है। अंतर कितना है? एक और, सबसे पहली बात तो इसका ही पैमाना अनुपातिक, इसका भी अनुपातिक होता है। ठीक है, क्या होता है? अनुपातिक होता है। दूसरा, इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं और इसको समांतर में। किसमें? समांतर में। ठीक है, तो देखिए, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग वहां किया जाता है जहां पर अधिक उच्च वोल्टेज को नापना होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा वोल्टेज 11 केवी,
11 केवी से 22 केवी तक अगर हमें यहाँ पर वोल्टेज नापना है तो इतना ज्यादा वोल्टेज नापने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट तो होता ही नहीं है। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं हम, इस 11 केवी या 2000 किलो वोल्ट के वोल्टेज को कम करके लगभग कितना, यहाँ पर ये मान चलिए आपकी लगभग 100 से 200 वोल्ट कर लिया जाता है। कितना कर लिया जाता है, 100 से 200 वोल्ट कर लिया जाता है उस वोल्टेज को। और यहाँ पर जो यहाँ पर ये वोल्ट मीटर लगा है इसमें इसको नापा जाता है, जैसे इस प्रकार इसमें नापा जाता है ना। यहाँ पर देखिए 100 से 200 वोल्ट, 200 वोल्टेज का यहाँ पर अंकित पैमाना होता है, उसमें इस वोल्टेज को नापा जाता है। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है उसमें लपेटों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और सेकेंडरी में लपेटों की संख्या, सीधा एक मोटा तार रख दिया जाता है, जिससे क्या होता है, ये एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। ये क्या होता था, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, करंट ट्रांसफार्मर। ये एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसमें कि वोल्टेज को लगभग 1000 गुना कम कर दिया जाता है। ठीक है, लगभग 1000 गुना कम किया था। याद रखना, इसकी जो वोल्टेज परास का मान का निर्धारण लगभग 1000 माप के अंकन के लिए किया जाता है। यानी कि अगर मान के चलिए इसमें अगर 100 वोल्ट की एम्पियर, अगर 100 वोल्ट का विभवांतर अगर नाप रहा हूं तो उसमें 1000 का इंटू करूंगा, यानी कि वहां पर लगभग 10,000 या 11,000 वोल्टेज वहां पर मुझे उसका मान मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर जो होता है वो एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, इसको हम पोटेंशियल या पीटी कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग यहाँ पर बहुत अधिक वोल्टेज को नापने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, यहाँ पर क्या बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पर धारा बढ़ेगी। ठीक है, अब जब यहाँ पर धारा बढ़ेगी तो वोल्टेज का मान क्या होगा, कम होगा, मैंने आपको बताया था। तो इसीलिए यहाँ पर क्या की जाती है, सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या कम रखी जाती है, या सीधा ही एक तार प्रयोग वहां पर कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग भी क्या होता है, बड़े बड़े जो हमारे पावर जनरेशन, जहां पर बिजली उत्पादन होता है ना, वहां पर उस वोल्टेज को नापने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्योंकि 11 केवी हमारे भारत देश के अंदर 11 केवी का जनरेशन अभी तक संभव हो पाया है। उसको 11 केवी को नापने के लिए इस प्रकार के पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की हमें वहां पर आवश्यकता होती है, जो 11,000 वोल्ट को या तो 100 वोल्ट या जो भी उसकी परास होती है उसमें हमें नाप के बता देता है, जिसमें हम उसका इंटू मल्टीप्लाई वहां पर कर लेते हैं कि हमें अभी इतने किलो वोल्ट की वोल्टेज हमें यहाँ पर उत्पादित हमने कर ली है। ठीक है, उसके हिसाब से फिर और वोल्टेज को कम या ज्यादा किया जाता है। तो यहाँ पर आप समझ गए, आउटपुट क्षमता के आधार पर हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, जिसके दो प्रकार हमने पढ़ लिए, सीटी और पीटी। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इन दोनों की कार्यविधि, इन दोनों की हमारी वाइंडिंग्स आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें सब चीज आपको देखिए, ये सीरीज में जोड़ी जाती है करंट ट्रांसफार्मर, और ये जोड़ा जाता है पैरेलल में। ठीक है, देखिए धारा का जो मीटर होता है, हम पढ़ते आए हैं, इंस्ट्रूमेंट वाला हमने चैप्टर पढ़ा है, धारा का जो मीटर होता है वो हमेशा काय में लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है। और जो पोटेंशियल या विभव वोल्ट मीटर जो होता है, क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है, उसको हमेशा कहाँ लगाया जाता है, पैरेलल में लगाया जाता है। ठीक है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। उसी प्रकार यही सिद्धांत, इसलिए मैं कहता हूं कि पहले जो चैप्टर में पढ़ा चुका हूं उनको आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि उनसे ही रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, टॉपिक जो आगे आने वाले हैं वो इनमें से ही सब, ये आपको बेसिक समझ में आएगा, तभी आप आगे के चैप्टर क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि अब आपको पता ही नहीं कि वोल्ट मीटर क्या होता है तो कैसे बताएंगे भाई, वोल्ट मीटर यहाँ मैंने बोल दिया कि वोल्ट मीटर लगाया, अब वोल्ट मीटर के बारे में नहीं पता है हमें कि वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, जबकि इसके बारे में हम पिछले चैप्टरों में पढ़ चुके हैं। जो हमारे मापक यंत्र थे उसमें मैं इनके बारे में बता चुका हूं। ठीक है, ठीक, तो देखिए आपको ये चीज ध्यान होना चाहिए, आउटपुट क्षमता के आधार पर हम ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, क्या कार्य करते हैं, उनका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो मैंने अभी आपको यहाँ पर एक नाम लिया था, जो ट्रांसफार्मर रेशियो का। ठीक है, ट्रांसफार्मर रेशियो देखिए क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक सूत्र लिख करके कि ट्रांसफार्मर रेशियो, जो ऑटो ट्रांसफार्मर का जो ट्रांसफार्मर रेशियो का सूत्र होता है, वो सामान्य प्रकार के जो ट्रांसफार्मर होते हैं हमारे, उनके एक समान ही होता है। तो ये ट्रांसफार्मर रेशियो होता क्या है, इसको कहाँ उपयोग किया जाता है, ये किन राशियों के बीच में संबंध दर्शाता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर रेशियो जो होता है, किसी भी ट्रांसफार्मर की जो दो वाइंडिंग्स होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, इन वाइंडिंग्स में टर्न्स की संख्या, देखिए आप नोट करते हैं ना, टर्न्स की संख्या, इनमें उत्पन्न हुए ईएमएफ, और लोड, जब हम लोड डालते हैं ट्रांसफार्मर में उस टाइम पर बहने वाली धारा के बीच का संबंध दर्शाता है। यानी कि ये जो ईएमएफ होगा उसके बीच में, उसके टर्न्स की संख्या के और धारा के बीच में संबंध दर्शाता है ट्रांसफार्मर रेशियो। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर रेशियो देखिए, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में हानियां बहुत ही कम होती है या नगण्य होती है। वास्तव में कोई ट्रांसफार्मर आदर्श ट्रांसफार्मर नहीं होता,
क्योंकि देखिए उसमें लोहे की कोर होती है, सिलिकॉन स्टील की, ठीक है। तो उसमें कुछ ना कुछ हिस्टैरिसीस लॉस, कुछ ना कुछ कॉपर लॉस, तारों का जो रेजिस्टेंस होता है उसके कारण कॉपर लॉस भी होता है, ताम्रहास भी होता है, हिस्टैरिसीस हानि भी होती है, एडी करंट लॉस भी होता है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी ट्रांसफार्मर आदर्श ट्रांसफार्मर नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब हम यहाँ पर दर्शाएंगे इसके सूत्र को, तो किस प्रकार से दर्शाएंगे, मैंने आपको बताया था यहाँ पर शक्ति का सूत्र क्या होता है, P इजिकल टू V इंटू आई होता है, ठीक है। P इजिकल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है। ये मान के चलिए मैं प्राइमरी के लिए मान लूं, ठीक है, प्राइमरी। सेकेंडरी के लिए मान लो P2 P1, ये प्राइमरी के लिए हो गया, P2 हो गया हमारा सेकेंडरी के लिए, इंटू आई सेकेंडरी के लिए, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए। यहां पर V की जगह में E भी E रख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। V क्योंकि वोल्टेज और EMF एक ही होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच संबंध में आपको बताया था कि ये दोनों किस प्रकार से अलग भी होते हैं और एक समान भी होते हैं। तो यहां पर देखिए ये प्राइमरी के लिए, तो इसको EPIP कर दूं प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी का वोल्टेज हो गया ये और प्राइमरी की धारा, ये सेकेंडरी का वोल्टेज हो जाएगा और सेकेंडरी की धारा हो गई, ठीक है। अब देखिए चूंकि दोनों P के बराबर, तो इन दोनों को मैं एक बराबर रख दूं, EP इंटू IP इजिकल टू ES इंटू IS, ठीक है, ES इंटू IS, ठीक है। अब देखिए यहां पर EP समान राशियों को मैं समान जगह कर लूं, ES इजिकल टू IS अपॉन IP, और यहां पर देखिए जो शक्ति होगी, शक्ति यानी कि धारा, यहां धारा अलग होगी, और यहां पर देखिए टर्न्स की संख्या होती है, मैंने आपको बताया था जो टर्न्स की संख्या होती है हमारी वो E इजिकल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी ईएमएफ के सीधे समानुपात में होती है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। E जो ईएमएफ उत्पन्न, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो टर्न्स की संख्या के सीधे समानुपात होगी, यानी कि जो हमारी प्राइमरी में टर्न्स होंगे वो सेकेंडरी के टर्न्स के बराबर होगी ये, ठीक है। EP होगा तो यहाँ भी P ऊपर होगा, एस नीचे तो एस भी नीचे होगा। अच्छा इस सूत्र में आपको थोड़ा सा अंतर दिख रहा होगा इसका, देखिए यहाँ पर NP अपॉन NS है, EP अपॉन ES है, लेकिन यहाँ पर IS अपॉन IP यानी कि जो धारा है, जो पावर है वो उल्टी है। क्यों है उसका कारण मैं बताता हूँ। देखिए जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, देखिए ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये हो गई हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग, जब किसी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में से वोल्टेज को गुजारा जाता है या AC आपूर्ति को गुजारा जाता है, तो प्राइमरी की जो शक्ति होती है, इनपुट शक्ति जो होती है वो आउटपुट शक्ति से अधिक होती है, ठीक है, आउटपुट शक्ति से अधिक होती है, यानी कि जो आउटपुट शक्ति हमें प्राप्त होगी ट्रांसफार्मर की वो इनपुट शक्ति से कम होगी। इसीलिए इनके बीच, इनमें उत्पन्न हुए इंड्यूस्ड ईएमएफ और धारा के बीच में कुछ अंतर हो जाता है या उसका मान बहुत कम हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर IS अपॉन IP यहाँ पर उल्टा रखा जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हिस्टैरिसीस लॉस भी होंगे, ठीक है, ईडी धारा लॉस भी होगा, ठीक है, और कॉपर लॉस भी होता है। ये कई प्रकार के लॉस के कारण जो इनपुट शक्ति होती है वो आउटपुट शक्ति से थोड़ी सी कम हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर जो शक्ति होगी वो हमें थोड़ी डिफरेंट या इनके अंतर के बीच में हमें यहाँ पर प्राप्त होगी। इसीलिए देखिए ट्रांसफार्मर रेशियो का सूत्र ये फाइनल हमारा सूत्र हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, NP अपॉन NS इजिकल टू EP अपॉन ES इजिकल टू IS अपॉन IP। इसको K से भी दर्शा सकते हैं, किसको, इसको प्रतीक चिन्ह इसका K भी होता है या A से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए टर्न्स की संख्या, वोल्टेज और धारा, इन तीनों राशियों के बीच में, प्राइमरी और सेकेंडरी, इन तीनों राशियों के बीच में दोनों ही वाइंडिंग में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को हम ट्रांसफार्मर रेशियो कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर NP अपॉन NS और EP अपॉन ES तो एक बार बिल्कुल ये मानिए कि एक दूसरे के समानुपात में होते हैं, लेकिन इनके द्वारा जो आउटपुट शक्ति हमें प्राप्त होती है वो थोड़ी सी इसमें डिफरेंस होता है, IS अपॉन IP होता है। इस चीज को आपको रटना नहीं है, आपको ये P इजिकल टू V इंटू I का सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है। ये यहाँ पर हम सूत्र के माध्यम से दोनों को, जैसे V था तो V को हमने E लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से इन दोनों को आप बराबर रख करके इस सूत्र को यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। और टर्न्स की संख्या और जो टर्न्स की होगी, ये दो सूत्र, पहला सूत्र ये वाला हो गया, दूसरा सूत्र हमारा ये वाला हो गया। इसके माध्यम से आप इस ट्रांसफार्मर रेशियो का सूत्र को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं लिख भी देता हूं, देखिए यहाँ पर जो NP होगा वो क्या होगा, जो NP होगा वो क्या होगा, टर्न्स होंगे किसके, प्राइमरी के, NP। NS क्या होगा, सेकेंडरी टर्न्स होंगे,
ठीक है, सेकेंडरी टर्न्स, ठीक है। ईपी क्या होगा हमारा, प्राइमरी वोल्टेज होगा, प्राइमरी वोल्टेज, ठीक है। ईएस क्या होगा, सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज। आईएस क्या होगा, प्राइमरी में धारा, प्राइमरी की धारा या करंट, ठीक है। आईएस, आईपी होगा प्राइमरी, आईएस क्या होगा, सेकेंडरी, सेकेंडरी की धारा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पर ईपी, एनएस, ईपी, ईएस और आईएस, आईपी क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एनपी क्या होगा, टर्न्स होंगे प्राइमरी के, एनएस क्या होगा, सेकेंडरी के टर्न्स होंगे, ईपी क्या होगा, प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी या वोल्टेज होगा, ईएस क्या होगा, सेकेंडरी का वोल्टेज या इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, आईपी क्या होगा, प्राइमरी में उत्पन्न हुई धारा होगी, और आईएस क्या होगा, सेकेंडरी में इंड्यूस्ड धारा का मान होता है, ठीक है। यहाँ पर इस सूत्र में आपको मान रख करके किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान दे देगा, अगर मान लीजिए प्राइमरी के टर्न्स को आधा कर दिया जाए और प्राइमरी की वोल्टेज को दुगना कर दिया जाए, तो यहाँ पर देखिए उस सूत्र में क्या फर्क पड़ेगा, या फिर प्राइमरी के टर्न्स में क्या अंतर होगा, या सेकेंडरी के वोल्टेज में क्या फर्क यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज, ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और इसको रटना नहीं है। इसको आप सूत्र के माध्यम से P इजिकल टू V इंटू आई के सूत्र से आप निकालिए, और E इजिकल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, ये डी फाइव बाई डी टी और माइनस सूत्र को छोड़ दीजिए। E इजिकल टू किसके समानुपात में होता है, सीधे टर्न्स के समानुपात में होता है, ठीक है। टर्न्स की संख्या अगर ज्यादा होगी तो ईएमएफ ज्यादा होगा, ईएमएफ की संख्या, अगर टर्न्स की संख्या कम होगी तो ईएमएफ भी कम प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा ट्रांसफार्मर रेशियो। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी इतना ही, ये हमने ट्रांसफार्मर के बारे में बेसिक जानकारी पढ़ ली है। अब जो हमारा बड़ा ट्रांसफार्मर, जो पावर ट्रांसफार्मर होता है, जिसके बहुत ज्यादा भाग होते हैं, जिसमें कोर्स होती है, टैंक होता है, ऑयल कौन सा भरा जाता है, ठीक है, वाइंडिंग किस प्रकार की, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार किस प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, एक्सप्लोजर वेंट क्या होता है, उसके बाद कंजर्वेटर क्या होता है, ब्रीदर क्या होता है, ठीक है, रेडिएटर क्या होता है, ये सब के बारे में हम अगले भाग में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आप इस चैप्टर को, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में, जिसमें हम इस ट्रांसफार्मर के बारे में आगे की जानकारी को वहां पर हम लेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय भारत, जय हिंद।